हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के मई 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कितने एमओयू जो हैं वो लखनऊ में साइन किए गए हैं ताकि वहां पे हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 एमओयू साइन हुए हैं। 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लखनऊ में कंडक्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पे ये एमओयू जो है वो साइन किए गए। अब जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एमओयू है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर साइन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं गांव में, उनको लेके आना नेशनल हाईवे में प्लांटेशंस के लिए। तो नेशनल हाईवे में वो प्लांटेशन लगाने में मदद करेंगे, इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। अब सेकंड जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अम्मान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया है। आपके लिए फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वाले में मेजर फोकस जो है वो किया जा रहा है प्लांटेशन पे, जो कि एनएचआई के जो हाईवेज होंगे उनके अक्रॉस लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बारे में। ये सेंटर आपका जल्द ही वाराणसी में सेटअप किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो इसके लिए एक एमओयू जो था उसको एक्सचेंज किया गया था एनएसडीसी इंटरनेशनल और इंडियन यूनिट ऑफ डीपी वर्ल्ड हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एनएसडीसी आप सबको पता होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है। सो ये एमओयू साइन होने पे ही डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को सेटअप किया जाएगा। और इसका मेन फोकस क्या है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को सेटअप करके जो इंडियन यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना, ताकि वो उन स्किल से क्या कर सके, ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं लॉजिस्टिक में उन्हें हासिल कर सके। सो उनके लिए डिफरेंट वेन्यूज जो हैं एम्प्लॉयमेंट के वो खोले जा रहे हैं। इसके बाद ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ही स्किल को इम्पार्ट भी करेगा और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ग्लोबल मार्केट के लिए भी प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टॉप किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रजिस्ट्रेशन का एक आप बोल सकते हैं चार्ट आया था जिसमें दोनों ने टॉप किया है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने। और इसके बाद है गुजरात थर्ड नंबर पे और फोर्थ है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में पाया गया कि 1.48 मिलियन नॉर्मल जीएसटी पेयर्स हैं जो कि टैक्स पे करते हैं मंथली बेसिस पे। और फिर सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश पे हैं 1.33 मिलियन। और दोनों को टॉप में ही माना जा रहा है क्योंकि एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो आप सेकंड प्लेस अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो सेकंड प्लेस ध्यान रखेंगे। गुजरात के उसके बाद थर्ड नंबर पे टैक्स पेयर है 1.09 मिलियन और तमिलनाडु में 1.06 मिलियन जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश प्रिंसिपल एनर्जी सेक्रेटरी और यूडब्ल्यूपीसीएल के जो चेयरमैन हैं एम देवराज, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि एक स्टेट वाइड कैंपेन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब ये कैंपेन लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी कौन सी जगह पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका मेन फोकस होगा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स जो हैं उनको पूरे स्टेट में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी मीटरिंग के लिए। मीटरिंग से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए पैसा तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो स्कीम है उसके एसोसिएटेड जो काम है उनके लिए भी फंडिंग दी जाएगी। अब ये रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम क्या है, इसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं उनको कॉम्पेंसेट करने की बात करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खराब हो चुका है उसको रिप्लेस करते हैं विद अ बेटर वन। तो ये रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम विल आल्सो गेट इम्प्लीमेंटेड इन द उत्तर प्रदेश। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इससे जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसकी अम्ब्रेला स्कीम यही है आपकी रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम, क्योंकि ये भी फोकस करती है आपके ट्रांसमिशन लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस को रिड्यूस करने में। सो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था सारे ही एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर के रिफॉर्म स्कीम्स को कंबाइन करके। डेफिनेटली इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि कौन सी स्कीम्स को मर्ज करके या फिर एग्जॉस्ट करके ये अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई। तो इसमें आपकी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आती है,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आती है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको हम सौभाग्य कहते हैं वो भी आती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इसकी नोडल एजेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर आपसे नोडल एजेंसी पूछी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। स्कीम में एक्चुअल में क्या होगा कि स्मार्ट मीटरिंग जो इकोसिस्टम है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब हर एक जगह पे स्मार्ट मीटरिंग ही लगेंगे जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फ्रॉम द पावर फीडर्स टू कंज्यूमर। इसके अलावा जो फीडर का सेपरेशन है वो भी किया जाएगा फ्रॉम द फॉर द अनकनेक्टेड फीडर्स। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसी फार्मर का बहुत बड़ा लैंड है या फिर एक गांव में बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से फीडर की सप्लाई रहेगी, वो फीडर केवल केवल एग्रीकल्चर के लिए होगा। ठीक है, सो ये जो फीडर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है ये भी आपका रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम से रिलेटेड है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग के लिए कैंपेन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हुनर हाट का कौन सा एडिशन आगरा में रिसेंटली बिगिन हुआ है। इसका आंसर होगा 41st। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट को। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 41st हुनर हाट जो है वो कौन सी जगह पे उत्तर प्रदेश के स्टार्ट हुआ, तब आंसर होगा आपका आगरा। ठीक है, और हुनर हाट क्या होता है एक्चुअल में? ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है किनके लिए? आर्टिजन्स के लिए, यानी कि उनको जो आर्टिजन्स या क्राफ्टमैन होते हैं लोकल जो ट्रेडिशनल चीजें बनाते हैं उनको मार्केट एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है इस हुनर हाट के द्वारा। हाट का मतलब बाजार होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर वो अपने हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं अगर वो उनको जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए तो उनसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी निकल के आएंगी, उनका रोजगार अच्छे से चलेगा। सो इसलिए हुनर हाट जो है उसे चलाया जाता है। मोर देन 800 आर्टिजन्स और जो क्राफ्टमैन हैं फ्रॉम 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो 12 दिन के इस हुनर हाट मेले में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 12 दिन ये चलने वाला था, अब तो कंक्लूड हो चुका है और इसमें काफी स्टेट से भी लोग जो थे वो आए थे। सो ये जो हुनर हाट है ऐसा नहीं है कि इसमें मौका केवल उत्तर प्रदेश के आर्टिजन्स के लिए है, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो भी आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन हैं अगर वो अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है। एमिनेंट संस्कृत और हिंदी स्कॉलर पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का देहांत हुआ है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी जिनका रिसेंटली निधन हुआ ये किस फील्ड में प्रख्यात थे? तो ये फेमस हिंदी स्कॉलर थे और एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर भी इन्हें बोला जाता है। और अलीगढ़ में इनका देहांत हुआ। ये बोला जाता है इनके बारे में कि भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के ये फाउंडर और प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा ये जो पद्मश्री इनको दिया गया इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये 2018 में इनको अवार्ड दिया गया था। अब ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इनको 2018 में मिला ये कौन सी रचना के लिए मिला था? ये इनको संस्कृत के लिए मिला था, संस्कृत में मामा जननी के लिए इनको ये दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में इनको मामा जननी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया साल 2018 में। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मामा जननी किन की रचना है, तब आपका आंसर होगा डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसको कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है ताकि अगर पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं तो उनको बहुत इफेक्टिव मैनर में एड्रेस किया जा सके और डिस्पोज किया जा सके कंप्लेंट्स को। इससे जो गुड गवर्नेंस है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी स्टेट में। सो आपके ऑप्शन है समर्थ, संभव, हौसला या फिर आरंभ। इसका आंसर होगा संभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि संभव जो न्यूज में था मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म ये किस चीज से रिलेटेड है? सो ये पब्लिक ग्रीवेंस को डिस्पोज करने से रिलेटेड है बहुत ही स्विफ्ट मैनर में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा संभव पोर्टल को डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट AK शर्मा जो हैं इन्होंने संभव को लॉन्च किया। संभव के पोर्टल को, संभव का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है 7 मई 2022 को एक पिटीशन फाइल की गई है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसका मेन पर्पस ये था कि हिस्ट्री ऑफ ताजमहल के ट्रुथ के बारे में बात करना। अब देखिए ये न्यूज आर्टिकल जो है ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली कुछ आएगा, लेकिन इससे ये समझ आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ताजमहल को आपको स्टैटिक पोर्शन में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से करंट से लिंक किया जा सकता है। अब ये पिटीशन है, इसमें कुछ बोला गया है जैसे कि 22 जो क्लोज रूम है ताजमहल में, उनके बारे में कहा गया है कि उनको खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये पहले लॉर्ड शंकर जी का एक टेम्पल हुआ करता था, जिसको डिमोलिश कर दिया गया और फिर वहां पे ताजमहल बना है। और ये भी कहा गया कि 1951 और 58 में कुछ लॉ इनेक्ट किए गए थे, इंक्लूडिंग ताजमहल, फोर्ट ऑफ फतेहपुर सिकरी, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, और इनको उसके तहत हिस्टोरिक बिल्डिंग डिक्लेयर किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है। ये पिटीशन जो फाइल की गई है ये बेसिकली हिस्टोरियन पीएन ऑक की जो बुक है ताजमहल, उन्हीं के बेसिस पे फाइल की गई है, क्योंकि वो जो बुक है उसमें ये बोला गया है कि ताजमहल जो है वो एक्चुअली तेजो महला था। ये ध्यान रखेंगे, तेजो महलिया आपसे पूछा जाए क्या है तो ताजमहल से रिलेटेड है। इसको किंग जो आपके किंग परमारदी देव थे, इन्होंने 1212 एडी में बनाया था। ये इनकी बुक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कहा गया कि आगे किंग मानसिंह ऑफ जयपुर हुए, उन्होंने भी इसी तरीके से इसको कैरी ऑन किया। बाद में मुगल रूलर शाहजहां जो थे, इन्होंने इसको किंग मानसिंह से एक्वायर कर दिया। और 2015 में एक पिटीशन पहले भी फाइल हुआ था आगरा सिविल कोर्ट में, और ये डिमांड किया गया था कि जो ताजमहल है उसको लॉर्ड श्री अग्रस्वर महादेव नगदेश्वर विरजराम तेजो महले के नाम से डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको किंग परमारदी देव जो है उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है उससे मतलब थोड़ा हिंट मिलता है कि उनसे रिलेटेड था, तो इसी बिहाफ पे हमें डिक्लेयर करना होगा कि ये इन राजा से संबंधित था। ये पिटीशन बोल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो हिस्टोरिक फैक्ट्स इस बुक के हिसाब से बोले गए हैं। बुक का नाम आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि ये बुक किसकी लिखी हुई है, क्योंकि न्यूज में थी, ठीक है। और तेजो महलिया जो है ये किससे रिलेटेड है, या फिर इस बुक के हिसाब से किन्होंने इसको बनवाया था, तो आपको राजा का नाम ध्यान रखना है। ये कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स रिलेटेड जो है ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें ध्यान रखने होंगे। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने ये कहा कि मतलब कोई भी टेम्पल, उन्होंने ये फैक्ट जो था एफिडेविट में डिनाई कर दिया कि कोई टेम्पल या फिर अगर शिवलिंग ताजमहल में है, ठीक है, और उसको तेज महलिया अगर डिक्लेयर करना है तो ये नहीं होगा। और ये डिमांड मतलब जो पिटीशन की थी कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए तेजो महलिया, इसको पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया अपने एफिडेविट में। तो अब दोबारा से फिर से ये पिटीशन जो है वो फाइल हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्टार्ट होगा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा या फिर मेरठ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है कि ये कानपुर में स्टार्ट होगा। अब कानपुर की जो पालिका स्टेडियम है वो फर्स्ट लार्जेस्ट एयर कंडीशन मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूछा जा सकता है कानपुर का कौन सा स्टेडियम है जहां पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, तो पालिका स्टेडियम है जहां पे ये सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा, और ये पहला लार्जेस्ट एयर कंडीशन होगा, ठीक है, स्टेट का। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। स्टेडियम में 28 मतलब में से 22 जो इंडोर गेम है ओलंपिक की, वो भी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं और प्रैक्टिस की जा सकती हैं। डॉक्टर राजशेखर जो प्रेसिडेंट हैं और डिविजनल कमिश्नर है स्मार्ट सिटी मिशन के, उन्होंने ये कहा कि प्लेयर्स जो हैं वो जून के महीने में भी यहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब ये इसीलिए तो एयर कंडीशन बनाया जा रहा है ना, क्योंकि गर्मी में बाहर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। सो एयर कंडीशन बनाया जाएगा ताकि वो जून के महीने में भी आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए इन द इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये कानपुर में बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका अप्रूवल दिया गया है कि जल्द ही इसको गाजियाबाद से लेके एक पर्टिकुलर जगह तक उत्तर प्रदेश के डेवलप किया जाएगा। तो ये जो ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये गाजियाबाद से कहाँ तक बनेगा ये आपको बताना है। आगरा तक, मेरठ तक, वाराणसी तक या फिर कानपुर तक। इसका आंसर होगा कानपुर तक। तो गाजियाबाद से कानपुर तक नया ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका अप्रूवल मिल चुका है बनाने का। इस कॉरिडोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कॉरिडोर की लेंथ 380 किलोमीटर होगी,
2025 तक डेडलाइन है कि इसको रेडी कर दिया जाएगा। एक बार अगर ये बन गया तो जो गाजियाबाद, हापुड़ और वेस्टर्न यूपी के लोग हैं उनको यमुना एक्सप्रेस वे से ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, वो शॉर्टकट इस हाईवे से ट्रेवल कर सकते हैं। ये कॉरिडोर जो है ये लखनऊ को कानपुर एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ देगा बिटवीन उन्नाव एंड कानपुर। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग आपका मेरठ एक्सप्रेस वे है गाजियाबाद और हापुड़ में उसको भी कनेक्ट करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसकी नोडल अथॉरिटी है और इनके द्वारा इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट जो है इसका काम जल्द ही कंप्लीट होगा 2023 तक। उसके बाद प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर तैयार करना होगा, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए खत्म होकर 2025 तक। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो होगा गाजियाबाद हापुड़ कानपुर उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसका नाम हो सकता है, हापुड़ उन्नाव ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी इसका नाम हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा कि गाजियाबाद को ये किससे कनेक्ट करेगा, तो आंसर था कानपुर। इन द सेम मैनर अगर पूछा जाए कि नया ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर हापुड़ को किसके साथ कनेक्ट करेगा, तो आंसर होगा हापुड़ को उन्नाव के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। जो NHAI के ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है वेस्टर्न यूपी से वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और ये मिडल में लखनऊ के साथ जाके कनेक्ट होगा और फिर बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट हो जाएगा और बट जाएगा इस गाजियाबाद कानपुर की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा अंडरपास फ्लाईओवर जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। ये 6 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 6 लेन बनेंगी इसमें, ठीक है। और इस कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन से जो व्हीकलर प्रेशर है गाजियाबाद और नोएडा की रोड पे वो भी रिड्यूस हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कानपुर की कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा नेशनल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता गया। आपके ऑप्शन है शिखा, श्रुति, परिति या फिर प्राची। आंसर होगा प्राची। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्राची जो कि कानपुर से हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर NC प्रजापति के द्वारा ये बोला गया कि अगर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग वेयर हाउस को सेटअप करना होगा, क्योंकि वेयर हाउस मेडिसिन को स्टोर करके रखेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिर एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत 25 ड्रग गोडाउन जो हैं उनको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला जाएगा। तो पहले हम 8 जगह डिस्ट्रिक्ट्स में ये गोडाउन खोलेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे करके खुलेगा। तो कितने में ये खुल रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ड्रग गोडाउन कितने होंगे, 25। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबांकी, शाहजहांपुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल। अगले 2 साल में ये चीज की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ड्रग गोडाउन है इनका जो कंट्रोल है और इनसे जो मेडिसिन की सप्लाई है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो DG ऑफिस है लखनऊ का वहीं से एप्लीकेंट होगी या फिर वहीं से अप्रूव होगी, आप बोल सकते हैं। और इससे जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो विलेज लेवल तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये जो एरियाज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा डेवलप नहीं है बहुत हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में। तो यहाँ पे जब ड्रग्स अवेलेबल रहेंगे तो आसपास के गांव को आसानी से जो ड्रग है वो मिल पाएगा, दवाई मिल पाएगी, मेडिसिन, ठीक है। और इससे जो ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेडिसिन की, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, वो हमारे टारगेट में रहेगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे फर्स्ट केयर ऑफ हेल्थ सेंटर होता है। और आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके तहत हम लोग क्या है सेकेंडरी और टर्शरी पे फोकस कर रहे हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ऑलरेडी स्टेट लेवल पे पूरे स्टेट्स को इनकरेज किया जा रहा है फोकस करने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए ये जो ड्रग गोडाउन है उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक्टिंग DGP उत्तर प्रदेश के कौन अपॉइंट हुए हैं। आपके ऑप्शन है IPS रुपिंदर सिंह चौहान, IPS देवेंद्र सिंह चौहान, IPS धवन सिंह चौहान, IPS अमरिंदर सिंह चौहान। आंसर आएगा IPS देवेंद्र सिंह चौहान। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिंग DGP के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, इन्होंने मुकुल गोयल जो है उनको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शौर्य मेमोरियल के बारे में। उत्तर प्रदेश में शौर्य मेमोरियल कौन सी जगह पे बनाया जाएगा, वाराणसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या लखनऊ में। तो ये आपका लखनऊ में बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जल्द ही बोला गया है कि लखनऊ के कैपिटल में ये शौर्य मेमोरियल, लखनऊ जो कि यूपी का कैपिटल है, वहां पे शौर्य मेमोरियल बनाया जाएगा और ये एक नेवल मेमोरियल होगा, यानी कि इंडियन नेवी में जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है उनको डेडिकेट किया जाएगा ये मेमोरियल। स्पेशल थिंग ये है कि आईएनएस गोमती वॉरशिप जो कि नेवी से रिटायर हो चुकी है, इसको भी मेमोरियल में इंस्टॉल किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके मॉन्यूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी एक्सरसाइज जल्द ही स्टार्ट हो चुकी है और जो सिलेक्शन ऑफ प्लेस है उसको जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो आईएनएस गोमती, अगर आईएनएस पूछी जाए कि कौन सी इंडियन नेवल शिप जो है वो इस शौर्य मेमोरियल में इंस्टॉल होगी, तो आईएनएस गोमती उसका आंसर होगा। नेक्स्ट भी आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया जाएगा। ये जो हाईटेक नर्सरीज हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जा रही हैं बहराइच, अम्बेडकर नगर, माऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर और हापुड़ में, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये फंक्शनल भी हो चुकी हैं कुछ जगह पे। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? चंदौली में, कौशाम्बी में, सहारनपुर में, लखनऊ में, कुशीनगर में और हापुड़ में। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है इसको बस्ती और कन्नौज में सेटअप किया गया है। बस्ती में फ्रूट्स के लिए है, कन्नौज में ये वेजिटेबल्स के लिए है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इन दोनों जगह से क्वालिटी प्लांट मिल सके। और ये हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ लग रहा होगा कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम प्रमोट कर रहे हैं फॉर द हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ये इजराइल के साथ मिलके हो रहा है, यानी कि इसीलिए इसको इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है इस तरीके से। मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको सोनभद्र, मुरादाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, फिर चंदौली, गोंडा, ये सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेंगे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। टारगेट क्या है ये ध्यान रखना है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके कल्टीवेशन के एरिया को हम इंक्रीज करेंगे। प्रेजेंट में ये है 11.6%, इसको हम बढ़ा के 16% कर देंगे। तो हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है कल्टीवेशन का वो हम 16% कर देंगे। ओवरऑल जो यील्ड है उसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस जो हैं उनके प्रोसेसिंग में हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा ये जो आपकी यील्ड की हम बात कर रहे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल और स्पाइसेस की यील्ड को बढ़ाने के लिए इसका टारगेट है कि इसको 6 से 20% करेंगे फूड प्रोसेसिंग के तौर पे। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के कल्टीवेशन को हम लोग 16% करेंगे, फूड प्रोसेसिंग जो है उसको हम लोग 6 से 20% करेंगे। फूड प्रोसेसिंग किसका? फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और स्पाइसेस का। पिछले 5 सालों में पोली हाउस या शेड नेट जिसको कहते हैं, जो कि आपके काम आते हैं हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन के लिए, उनको भी एक्सपांड कर दिया गया है। 177 हेक्टेयर्स तक एक्सपैंड हो चुके हैं ये, और यहाँ पे फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम को स्पोर्ट्स और प्लेयर्स के कन्वीनियंस के लिए किस जगह पे बिल्ड किया जाएगा? आगरा, कानपुर, मथुरा या फिर वाराणसी? इसका आंसर होगा वाराणसी। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 95 करोड़ रुपए बजट सेशन में अनाउंस किए गए हैं। अब ध्यान रखेंगे, पीछे हमने कानपुर का जो पढ़ा था वो एक इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, ये है इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। स्पोर्ट्स लवर और स्पोर्ट पर्सन जो वाराणसी के हैं वो काफी समय से इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम की डिमांड जो थे वो कर रहे थे। अब ये अप्रूवल हो चुका है इसके लिए सेपरेट फंड्स का भी 2022 के बजट में, तो जल्द ही इसके लिए काम भी शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है ताकि जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनको हम इरेडिकेट कर सकें? आपके ऑप्शन है एंटी वेक्टर मिशन, जीरो मिशन, इरेडिकेट मिशन या फिर हेल्थ मिशन। आंसर है इसका जीरो मिशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप इसमें एंटी वेक्टर मिशन पे क्लिक कर दें। तो जीरो मिशन अगर पूछा जाए किस चीज से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो इसमें हम वेक्टर बोर्न डिसीजेज जो हैं उनको इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। जीरो मिशन टू एलिमिनेट वेक्टर बोर्न डिसीजेज। वेक्टर बोर्न डिसीजेज में डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया, जीका, मलेरिया, टाइफॉइड, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो एम है जिसमें हम लोग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसके लिए टारगेट रखा गया है 2025 तक का, तब तक हम सब एलिमिनेट कर देंगे।
एक रीसेंट प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा तैयार की गई है, 2017 से 21 के बीच की इसमें डाटा है। और इसमें ये पाया गया कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से जो डेथ होता था वो उत्तर प्रदेश में अब डिक्लाइन हुआ है। सो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है वेक्टर बोर्न डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अब अगर ये कम हुआ है डेथ रेट, तो हम लोग वेक्टर बोर्न डिसीजेस को इरेडिकेट ही करेंगे, पूरे तरीके से खत्म करेंगे, एंड बाय 2025। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि बहुत ही रेयर 9th सेंचुरी एक आइडल जो है लॉर्ड विष्णु जी की, वो पाई गई है बरहालगंज पुलिस स्टेशन में, और ये गोला डेवलपमेंट ब्लॉक जो है गोरखपुर का, वहां पे डिस्कवर हुई है, एक्टिवेट हुई है। और इंडियन कल्चरल फंड गोरखपुर जो है वो इनके कोऑर्डिनेटर और को कन्वीनर थे, जिनके द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया। और इस मूर्ति को देखते ये पाया गया कि ये काफी एंशियंट और वैल्यूएबल है और रेयर भी है, 9th सेंचुरी से बिलोंग करती है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि ये काफी रेयर आइडल है लॉर्ड विष्णु जी की विराट फॉर्म की, और ये विराट फॉर्म 9th से 10th सेंचुरी के बीच में बिलोंग करता है, मतलब ये 1200 साल पुरानी है और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। इसकी हिस्टोरिसिटी को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल जो है उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के सेक्शन 4 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका साल कौन सा था इस्टेब्लिशमेंट का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम साल देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, वो है 1962। 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसको कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, तो आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, सेक्शन था 4, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 30 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैं धर्मपाल सिंह, इन्होंने ये कहा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत एफआईआर जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा फार्मर्स के अगेंस्ट, और इसलिए रजिस्टर किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी अनप्रोडक्टिव कैटल्स को छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है, त्याग दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट जो था ये न्यूज में था। अब इस एक्ट का कुछ पर्पस है, वो ये है कि अननेसेसरी पेन और सफरिंग नहीं होनी चाहिए एनिमल को, इसके लिए खासी प्रावधान आपको इस एक्ट में मिलेंगे, ताकि उनके अगेंस्ट जो क्रुएल्टी होती है, जो उनको पेन दिया जाता है, उसको हम स्टॉप कर सकें। ये एक्ट एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है एनिमल्स की डेफिनेशन को लेके, उनकी डिफरेंट टाइप्स को लेके, और ये भी बताता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है विद एथिकलिटी। आप एथिक्स को इग्नोर नहीं करेंगे, मॉरल्स को इग्नोर नहीं करेंगे, एनिमल को पेन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में देखने को मिलेगा। ये एक्ट जो है इसका लिमिट पीरियड है 3 महीने का, और उसके बाद बोला गया है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी ऑफेंस के लिए इस एक्ट के अंडर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम बदल के वशिष्ठ नगर किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है गोंडा, बस्ती, गोरखपुर या फिर श्रावस्ती। आंसर है बस्ती। तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम जल्द ही बदल के वशिष्ठ नगर कर दिया जाएगा। डीएम सौम्या अग्रवाल जो है यहाँ की, इन्होंने ये बोला है कि प्रपोजल जो है चेंज करने का नाम बस्ती डिस्ट्रिक्ट का, इसके लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो है मतलब लेटर लिख दिया गया है, और इसके लिए ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट के उनसे कंसेंट लिया गया है। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर नाम बदलना होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डिपार्टमेंट का कंसेंट जरूरी होता है, फिर आप प्रपोजल भेजते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे नाम को, डिस्ट्रिक्ट के नाम को बदलने के लिए, वो सारे डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के वो उनको मिल के बियर करेंगे। कोई भी एडिशनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसके लिए नहीं होगा, और रिपोर्ट जो है इसकी ऑलरेडी वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की जाएगी कि कितना खर्चा हो रहा है। रेजोल्यूशन जो है उसमें ये मेंशन किया गया है, या प्रपोजल कह लीजिए जिसमें नाम बदलेगा, कि यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है, जो कि कुल गुरु बोले जाते हैं लॉर्ड श्री राम जी के, और रामायण के काल में बोला जाता है उनका आश्रम यहीं पे था, और इसको वशिष्ठी कहा जाता था। उसके बाद आपका जो मुखौरा धाम है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। किंग दशरथ जो है इन्होंने यहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ जो था वो परफॉर्म किया था अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महर्षि वशिष्ठ।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम ऑलरेडी जो है वो बदला जा चुका है 2019 में। तो उसके बाद से ही बस्ती डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो वशिष्ठ नगर करने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो मेडिकल कॉलेज है बस्ती का, उसका नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पे रखा जाएगा, ताकि उनको और स्ट्रेंथ और पावर मिल सके। बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिस्टोरिकल, कल्चरल और जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिए माना जाता है। एशियन टाइम में ये कहा जाता है कि ये कोशाला एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। 1865 में फिर इसको गोरखपुर से सेपरेट करके डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अलग, ठीक है। फिर 1997 में इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि मंडल भी बना दिया गया। तो ये जो साल है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से साल में क्या चीज हुई थी, क्योंकि आपका स्टैटिक पोर्शन जो हिस्ट्री का है, यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा स्टेट का लार्जेस्ट एवर बजट जो है वो पेश किया गया। लार्जेस्ट एवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने करोड़ का था ये आपको बताना है। अब इसका एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बजट स्पेसिफिक न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 615,518.97 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कितने सोलर पंप लगाने का टारगेट सेटअप किया गया है 2022-23 में, और ये किस स्कीम के तहत लगाए जाएंगे? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना यानी कि पीएम कुसुम। पीएम कुसुम स्कीम के तहत कितने सोलर पंप 2022-23 तक लगाए जाएंगे टारगेट के तौर पे इन द उत्तर प्रदेश? आंसर होगा 15,000। सो बजट अनाउंसमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के अंतर्गत 3301.74 करोड़ रुपए जो हैं उसके तहत 2 फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी सिलेंडर साल में दिए जाएंगे बेनिफिशियरी फैमिली को। इसके अलावा भामाशाह प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा पोटैटो, अनियन और टमाटो की क्रॉप के लिए। एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी होने पे फार्मर के एक प्रोविजन है मैक्सिमम 5 लाख तक का। बजट में ये भी बोला गया कि 650 करोड़ रुपए स्कीम को दिए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे अंडर पीएम कुसुम स्कीम। 1,000 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर माइक्रो इरिगेशन स्कीम के लिए दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना जो है इसके तहत 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट किया जाएगा विमेन पुलिस बटालियन का, उसके लिए एंटी करप्शन यूनिट भी बनाए जाएंगे जिसमें विमेन ही काम करेंगी, और ये स्टेट में 8 डिवीजन में सेटअप होंगे, ठीक है, विमेन पुलिस बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा कुछ लगभग अप्रोक्सीमेशन में कुछ करोड़ का रिवेन्यू जो है वो माइनिंग बिजनेस से अर्न किया गया है, और ये जो अर्निंग है ये माइन मित्रा पोर्टल के तहत हुई है। तो आपको बताना है कितने करोड़ का रिवेन्यू जो है वो अर्न हुआ है बाय दिस माइन मित्रा पोर्टल। आंसर है आपका 400 करोड़। माइन मित्रा माइनिंग से रिलेटेड है। इस पोर्टल का मेन पर्पस क्या है कि मिनरल मैनेजमेंट सर्विस के लिए जो ट्रांजिट पासिस इशू करने होते हैं वो इसी पोर्टल से जारी हो जाते हैं। माइन मित्रा पोर्टल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया था ताकि जो माइनिंग के बिजनेस में इलीगल मैनर में चीजें होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, उनको लीगल किया जा सके। इससे इलीगल एक्टिविटीज पे चेक हो जाता है, ई सर्विसेज आम लोगों को आसानी से पहुंचती है, और आराम से लोग भी माइन मित्रा के थ्रू माइनिंग की एक्टिविटीज को देख सकते हैं, मतलब विजिलेंस रख सकते हैं। इस पोर्टल का मेन पर्पस ये भी है कि माइनिंग इंडस्ट्री में जो मोनोपोली है उसको रिड्यूस करना, लीगल माइनिंग को इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार का माइनिंग के थ्रू बढ़ पाए इसकी कोशिश करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पोर्टल को डेवलप किया गया था डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की कंसल्टेंसी के बाद। प्रेजेंट में नंबर ऑफ सर्विसेज इस पोर्टल के थ्रू मिलती हैं, जैसे कि ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स का, स्टॉकिस्ट का, सिटीजन और फार्मर्स को सर्विस देना, इंटीग्रेटेड मैनर में माइनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को देखना, मिनरल मार्ट यानी कि मार्केट जो होती है मिनरल्स की उसको ऑनलाइन जनरेट करना फॉर द कंज्यूमर एंड सप्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है स्टेट के? ये भी न्यूज में थी इसलिए आपको ध्यान रखना है। आंसर है आपका 27, और ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है स्टैटिक पोर्शन में।
स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि रिवर गंगा को क्लीन करने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी इसके साथ फोकस किया है कि रिवर के आसपास एफॉरेस्टेशन पे जोर दिया जाएगा और वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो नहीं यूज किए जाएंगे, उसके जगह पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होंगे। इस स्कीम के तहत, जिसके तहत हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, गंगा के किनारे पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, हम लोग 27 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ये जो टारगेट है ये अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा। 6759 हेक्टेयर के एरिया में एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। ट्री प्लांटेशन की जो ड्राइव है वो ऑलरेडी कसगंज और कुछ एरिया में देखी गई है। अब ये सारे एरियाज में जहां से गंगा फ्लो होती है वहां पे होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन की ड्राइव जो है उसको ना केवल गंगा के किनारे बल्कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसके किनारे भी स्टैब्लिश करने का या फिर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ये कह रही है जो ये फॉरेस्टेशन किया जाएगा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे में, उसमें हम लोग मेडिसिनल प्लांट यूज करेंगे, ट्रेडिशनल प्लांट यूज करेंगे और रेयर प्लांट्स यूज करेंगे। और इससे फॉरेस्ट कवर जो डिक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लाइमेट भी इंप्रूव होगा, गंगा के किनारे सॉइल इरोजन भी कम हो पाएगा, फ्लड्स जो हैं उससे भी हम बच पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा और इससे सॉइल का प्रोटेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जो गंजेटिक प्लेन है वहां की जो सॉइल है वो हर तरफ फ्लड आने पे बदलती रहती है, तो ये हमेशा से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सूटेबल ही है। तो इसको हमें अब अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ध्यान रखेंगे जो लार्ज पार्ट है गंजेटिक प्लेन का वो उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। 27 डिस्ट्रिक्ट से रिवर फ्लो करती है। डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, बिजनौर, बदाऊं, अमरोहा, मीरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, फिर उसके बाद कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये मई का फर्स्ट पार्ट जो है ये कवर होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।